बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्तों, अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी आजकल कुछ दबे लफ्ज़ों में बार बार तीन ख़ानदानों को जम्मू कश्मीर की तबाही बर्बादी का जिम्मेदार ठहराता है और यहाँ के 35 साल मिलिटेंसी के गुनहगार और मुजरिम इन्हीं लोगों को करार दे रहा है। जहाँ तक पीएम मोदी के इल्ज़ामात का ताल्लुक है, अगर हम थोड़ा सा भी इसका जायज़ा ले या डीएनए करेंगे तो मोदी जी के इल्ज़ामात सदाकत पर मबनी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल मोदी जी के इल्ज़ामात पर भी उड़ रहा है। अगरचे एनसी, पीडीपी और कांग्रेस यहाँ के बर्बादी के जिम्मेदार मुजरिम और गुनहगार हैं, तब बीजेपी भी इन्हीं गुनहगारों और मुजरिमों के सफ़ों में साफ दिखाई देता है। जब बीजेपी ने एनसी और पीडीपी दोनों पार्टियों को एक बैत दीगरे अपने सफ़ों में मिलाया था, यानी दोनों पार्टियों के साथ बारी बारी पर गठबंधन बनाकर मुजरिमों और गुनहगारों का साथ दिया, तब जम्मू कश्मीर में बीजेपी और एनसी, पीडीपी और बीजेपी मिल बांट कर खाते थे। अगर ये लोग तब अच्छे जानतदार, वतन फरोश, जमीन फरोश नहीं थे, गुनहगार नहीं थे, मुजरिम नहीं थे, अगर ये लोग तब वलीउल्लाह थे, तो आज क्यों और कैसे गुनहगार मुजरिम है? ये लोग जम्मू कश्मीर में एक ही जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के 99% सियासतदान इन्हीं की राह पे चलते थे और चलते हैं। हसरत और इबरत का मुकाम यह है कि बीजेपी और पीएम मोदी किस मुंह से इनको गुनहगार और मुजरिम करार देते हैं, जबकि इस हमाम में बीजेपी पहले ही नंगा दिखाई देता है। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को भारत के गोद में जब फेंका, तब वो गद्दार क्यों नहीं था? जब मरहूम गुलाम मोहम्मद सादिक ने जम्मू कश्मीर के वजीर आज़म को आप लोगों के ईमा पर वजीर आला तस्लीम किया, मुल्क कश्मीर के सदर को गवर्नर जब बनाया गया, जम्मू कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट को जब हाई कोर्ट तस्लीम किया गया, मुल्क कश्मीर के आईन और इलेक्शन कमीशन को उसी सादिक साहब ने आपके वफा के खातिर जमीन बोझ किया, तब वो क्यों धोखेबाज, मुजरिम और गुनाहगार न थे? मुल्क कश्मीर को एक मुल्क होकर किसने स्टेट बनाया और खुद मुख्तियार मुल्क को किसने गुलाम बनाया? उस वहदहू ला शरीक की कसम, जो जफा, जो बेवफाई, जो दगाबाजी इन सियासतदानों ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ आज तक किया है, कोई जानी दुश्मन भी अपने कौम के साथ ऐसी जसारत न कर पाए। इन लोगों ने आज तक अवाम कश्मीर को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है, अलबत्ता नुकसान जरूर पहुंचाया है। लेकिन भारत के साथ आज तक कोई दगाबाजी, बेवफाई, जफाई नहीं की, बल्कि इन लोगों ने अपना कोल फैल, मजहब, मिल्लत आप लोगों और भारत के लिए कुर्बान किया और कर रहे हैं। लिहाजा हमारा पीएम और बीजेपी का कोई इख्तियार नहीं कि वो इन पर कोई फतवा जारी कर सके, क्योंकि पहले वो अपने गिरेबान और अपने किए पर कौम से माफी तलब करें। लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर का अवाम रोज हशर के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने
ان سیاستدانوں کے گریباں پکڑیں گے۔ بہرکیف جموں کشمیر کے عوام نے آج انڈیا گٹھ بندھن یعنی NC کانگریس کو اس موسم میں جتوانے کا پروگرام اور من بنا لیا ہے، جو سبوں کو دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں تک JK اعظم نیوز نیٹ ورک کے سروے کا تعلق ہے، ہم نے نہایت ہی باریک بینی سے اخذ کیا کہ انڈیا گٹھ بندھن کو 40 سے 50 سیٹیں حاصل ہو سکیں گی، جبکہ BJP 15 سے 20 سیٹیں حاصل ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہیں پر PDP 5 سے 7 سیٹیں اور باقی 8 سے 11 سیٹیں تک لینے میں کامیابی ان کو حاصل ہو جائے گی۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈیا گٹھ بندھن NC کانگریس حکومت بنا سکے گی، لیکن وہیں پر دوسری طرف BJP ان تینوں یعنی PDP، NC اور کانگریس کو وزارات سے دور رکھنا چاہتا ہے، اور جموں کشمیر میں یہ موقع ہرگز اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ ایسا لگتا ہے کہ BJP ایک تیر سے کئی نشانیاں لگانے کا پروگرام اور رہل سہل کر چکے ہیں۔ اس الیکشن میں کہیں کہیں پر بڑے قداور سیاستدانوں کو بھی خطرہ ہے، حالانکہ عوام ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہاں پر نئے چہروں کی جیت دلوانا بہت ہی ضروری ہے۔ واضح رہے اس الیکشن میں اگر نئے چہروں کو جتوایا گیا اور جتنے والوں کو دیوار سے لگایا گیا تو یقین مانیے، یقین کیجیے، نئے سیاستدانوں، نئے چہروں کی یہ جیت عارضی اور آخری ہوگی۔ اس کے بعد نہ وہ گھر کے رہیں گے اور نہ گاٹ کے رہیں گے۔ لیکن دیکھنے اور سمجھنے سے یہ خوب پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کا ارادہ BJP نے جموں کشمیر میں کیا، اس کے ناکام ہونے کا کوئی اندیشہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی خدا جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے رسوائی اور ذلت دے، یہ سب اسی کی لافانی قدرت کے اور مقدس قدرت میں ہے۔ باقی ہمارا یہ سب تجزیہ ہے۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔